हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। और आई होप आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे अब तक, जो 3 बनाए हैं। यार देख लो ना, तो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अब ध्यान सुनना, पहले कहानी से समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन लिख दूंगा। कि पहले डेफिनेशन लिख दूँ फिर कहानी समझाओ, फिर पहले कहानी समझो। अब मान लो आपने पहले देखो ये किसके लिए डिफाइन होता है, ये किसके लिए डिफाइन है? ये डिफाइंड है आइसोलेटेड यानी तनहा सिंगल गैसियस एटम के लिए डिफाइन होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में था। तो होता क्या है, ये मान लीजिए आपका एटम है और एटम के चारों तरफ क्या होंगी? ऐसे शेल्स होंगी। अब इस ये देखो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को मान लो आप इससे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। क्या एंथैल्पी में क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो मान लीजिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में पहले ये बताओ आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नेगेटिव वर्क डन होगा? अब तक आपने शायद पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर में पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव है, और जब पहला इलेक्ट्रॉन लेके आते हो, जनरली केस बता रहा हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन लाओगे तो आपको निगेटिव वर्क डन मिलता है। यानी आपको यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, पर रोकना पड़ेगा। जैसे कि ये भागे चला जा रहा है ना, जैसे मान लो ये कोई सुंदर कन्या है और ये आपका मित्र है, और ये देखता नहीं तो भागना शुरू कर देता, तो आप बोलते हैं अरे जा रहा, संभल जा भाई, ठहर जा, कहाँ भाग जा रहा है, डेस्पो मत हो। तो वही है कि आप इसको संभाल रहे हो, बेटा रुक जा, थोड़ा धीरे चल, है ना। तो आपको इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको स्लोली लेके जाते हैं, और जब इसको स्लोली लेके जाएंगे तो हमारा वर्क डन हमें निगेटिव होगा भैया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आखिरकार इधर होना है और आप वर्क इधर कर रहे हो, तो निगेटिव आ जाता है। कुल मिला के छोड़ तो भूल जाओ, कुल मिला के समझो कि यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा यानी एनर्जी रिलीज होगी। जो भी चीज़ अपने आप होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यानी वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। और जो आपको जबरदस्ती करवाना पड़ता है वो एंडोथर्मिक होता है। जैसे हम आपको पढ़वाते हैं जबरदस्ती, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो आप अपने मन से करते हो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये स्लोली ऐड करना है। तो जब आप इसमें ऐड करोगे, कैसे ऐड होगा ध्यान से सुनना। ये किस फैक्टर पर पहले बताओ डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इस एटम में ऐड होना किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, पहले अभी देख के बताओ। इसके ऊपर कि भैया जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा एडिशन होगा बढ़िया से। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा देसी भाषा में समझते इसको। ये मान लो कोई, ये आप हो और ये कोई आपको बुलाने वाला निमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है, ये आपको बुला रहा है और एकदम बढ़िया से बुला रहा है। मतलब दो केसेस हैं कि भैया यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप दूर हो, आपको कम बुलाया जा रहेगा। अब ध्यान सुनो, आपको किसी ने इन्विटेशन दिया, आपको वो बुला रहा है। अच्छा, वो अगर बुलाएगा तो आपकी बढ़िया से सेवा सत्कार करेगा कि नहीं करेगा? अवगत बढ़िया से करेगा। अच्छा, अगर वो बढ़िया से अवगत करेगा तो खर्चा ज़्यादा करेगा। समझ आया कि नहीं है? ध्यान सुनना, आपको कोई बुला रहा है यानी उसकी बुलाने की नीयत ज़्यादा है ना। बुलाने की नीयत ये क्या है? पॉजिटिव के चार्ज क्या है? ये है बुलाने की नीयत, या जो भी चीज़ें है कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में हम लोग बात करते हैं, ये जुगाड़ है बुलाने की नीयत। यानी आपको कोई बुला रहा है, अगर आपको कोई बुलाएगा तो अगर उसकी बुलाने की नीयत ज़्यादा होगी तो क्या वो खर्चा ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा? खर्चा क्या करेगा? ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, अगर खर्चा ज़्यादा कर रहा है तो उसके पॉकेट मनी यानी उसकी जो पॉकेट होगी हल्की होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं बात करूँ पॉकेट में डिफरेंस की, तो वो क्या होगा? आपका निगेटिव में जाएगा। यानी चेंज इन मनी, है ना, कैसे लीजिए, चेंज इन मनी, जो उसके पास पहले पैसा था वो क्या होगा? वो निगेटिव आएगा। चेंज इन मनी, भाई पहले कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, अब तो आपके ऊपर खर्चा कर दिया, कम हो जाएगा, तो चेंज इन मनी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और बुलाने की नियत अगर ज़्यादा है तो, अगर मान लो इसी केस में बुलाने की नियत मैं बोलूँ कम है, वो को बुलाना नहीं चाह रहा है तो क्या होगा? तो उसके जो मनी में चेंज होगा वो अभी भी तो कुछ होगा, पर यहाँ पे वैसे लिख दो मोर नेगेटिव, ये ज़्यादा होगा, पर यहाँ भी तो वो खर्चा करेगा। मान लो यहाँ पे आपको बढ़िया से मिठाई खिला रहा है, काजू बर्फी खिला रहा है, काजू कतली खिला रहा है, और चाय पानी एकदम से बढ़िया करा रहा है, कॉफ़ी पिला रहा है बढ़िया से, चाय की पत्ती डाल के, मतलब सब कुछ कर रहा है, ठीक है, खाना भी खिला दे रहा है, तो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। यहाँ पे उसकी बुलाने की नीयत कम है, आप पहुँचे, बुला रहा था, ठीक है आ जाओ भैया, तो चाय पानी जैसे कि होता है नहीं, दोस्त मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद, चल यार कुछ खिलाते, तो वही वाला हाल है। तो मनी यहाँ पे कम खर्च होगा तो अभी भी, पर यहाँ पे लेस मनी खर्च होगा, तो उसके मनी में जो चेंज होगा वो लेस होगा कि नहीं होगा?
हाँ, मनी भी चेंज इन लेस होगा। अगर मान लो तीसरे केस की बात करें, कोई आपको बुलाना नहीं चाहता और जबरदस्ती आप उसके घर पहुंच गए, मान लो बाई चांस पहुंच गए, आपको वो बुलाना ही नहीं चाहता है, तो बुलाने की टेंडेंसी जो है वो एकदम से जीरो है, तो वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। भाई स्पेशल केसेस में मान लो नहीं खर्चा करता है, और मान लो थोड़े बहुत खर्चे करता भी है, पर आप स्वाभिमानी इंसान, आप जब घर से निकलने लगे तो उसके घर वो अपने बच्चों को आगे कर देगा, जाओ ना, चाचा से पैसे मिलेंगे, अंकल से पैसे मिलेंगे, तो वो आगे गया। और आप वो स्वाभिमानी इंसान, आप निकाल के 50 रुपये खर्च दोगे, 100 रुपये दोगे उनके बच्चों को, तो मान लो उसने खर्चा किया थोड़ा सा, और आपने उसके बजाय उसको पॉजिटिव कर दिया, भाई ज़्यादा उसने पैसे दे दिए, मान लो उसने 10 रुपये का खर्च किया होगा, भाई 10 रुपये की चाय पिलाई दी, उसके बाद आप जाने लगे, और आप ठहरे स्वाभिमानी इंसान, तो आपने पैसा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, मिलता है ना, सबको मिलता है, हमको भी मिला है। तो यहाँ पे जो मनी होगा, चेंज इन मनी आपके रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा, उसके में पॉजिटिव होगा, आपके रेस्पेक्ट में नहीं बात हो रही, पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, ये जो बुलाने की नीयत है, बुलाने की जो नीयत है, इसमें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से सुनना, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत हो, अभी रिपीट तो मैं करूंगा ही। इस टर्म का नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो खर्चे की बात हो रही है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब इसको भी फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, पहले आप ध्यान सुनो। अगर कोई आपको बुलाने की नियत है, जैसे एक होता है ना टेंडेंसी, आपको बुलाने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वो खर्चा ज़्यादा करेगा। भाई मान लो आपको कोई बुलाने की चाह रहा है, तो उसको आप कैसे मतलब बताओगे कि यार वहाँ पे गए थे तो वो बहुत अच्छे से आपका सेवा सत्कार हुआ, तो कैसे आप बताओगे कि अच्छे से हुआ, आप बताओगे ना, अरे यार उसकी जगह से घर पे गया ना भाई, जो मतलब बढ़िया मिठाई आई, तो आप ये क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो ना उसने पैसा ज़्यादा खर्च किया होगा। भाई बढ़िया मिठाई कैसे आएगा, हमेशा कोई रखता तो है नहीं, है तुम्हारे घर में होगा, हमारे घर में तो नहीं रहती है, जब मतलब कुछ ओकेजन पे आता है। तो वही सेम चीज़ है भैया, अगर कोई रिश्तेदार आता है तो हम लोग पता नहीं फटाफट ले के आते हैं, और मान लो बुलाने की नीयत कम है तो मिठाई नहीं देते हैं, तो बिस्कुट ही पकड़ा देते हैं। अच्छा बुलाने की नीयत बिल्कुल नहीं है, तो बिस्कुट यहाँ पे कुछ और पकड़ाएगा, थोड़ी बहुत कम कराएगा। और फिर या इन केसेस में ध्यान से सुनना, इन केसेस में नॉर्मली इन केसेस में क्या है कि आप गए हो और आप हो स्वाभिमानी इंसान, जब घर से निकलने लगोगे तो फिर जो भी आपसे छोटे होंगे आप उनको पैसे दे के निकलोगे। मान लो उनके घर में बच्चे ही नहीं थे, तो आप गए चाय पानी पी के निकल लिए। अच्छा इनके केस में इसने बच्चों को आगे कर दी जबरदस्ती, तो आप ठहरे स्वाभिमानी, आपको जबरदस्ती पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे उसके पास पैसे ऐड हो रहे हैं। इन दोनों केसेस में पैसे कम थे। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात है, अभी बाद में इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, बुलाने की नीयत ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, बुलाने की नीयत कम तो खर्चा कम, बात खत्म। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर इसके डेफिनेशन के पोर्शन पे आते हैं। नोट हो गया। तो अब तक हमने क्या बताया कि भैया बुलाने की नीयत ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, बुलाने की नीयत कम तो खर्चा कम, और बुलाने की नीयत को हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बुलाने जो खर्चा था उसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसके मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो जब आप किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसके एंथैल्पी में चेंज होता है। तो चेंज इन एंथैल्पी हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी में क्या देखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे आप क्या देखते हो, चेंज इन एंथैल्पी देखते हो। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है बताएंगे, 2 मिनट सब्र करो। अगला जो टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये क्या है, ये है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगला जो नोट पॉइंट है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखो, इसका सिंबल होता है डेल्टा ई जी एच, और हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच ई जी से, दोनों ही सही है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ई ए करके। और अगला हम लोग लिखने वाले हैं इन दोनों में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनमें रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज measured in terms of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी को हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, डेल्टा एच ई जी। तो ये है आपका जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, बाकी समझाने को तो हमने आपको पहले समझाने की कोशिश की है और एक यूजुअल नॉर्मल लैंग्वेज में, आप उसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलो अब इसमें ये तो पोर्शन आपको नोट हो गया होगा। अब आपको क्या समझना है कि जो आपको पीछे समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो यूनिट है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इसमें पहला नोट जो है, नोट तो आपको ढेर सारे मिलने वाले हैं, तो इसमें जो आपको आज समझना है वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ई के बारे में आप लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा होगी, है ना, क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर। तो यहाँ पे 3 केसेस होंगे, एक होगा मोर और एक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी लेस होगी, तीसरा आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 होगी। तो ये 3 केसेस मिलेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा ई जी एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा और डेल्टा एच ई जी, इनमें क्या क्या फ़र्क होने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो आपको मतलब यह क्या है, बुलाने की नियत, और बुलाने की नियत ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा। तो डेल्टा एच ई जी जो होगा, डेल्टा एच ई जी जो होगा वो क्या होगा, वो मोर नेगेटिव होगा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, लेस है, तो जो आपका डेल्टा एच ई जी होगा वो लेस नेगेटिव होगा। क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर में बताया गया है कि अगर गेन एंथैल्पी अगर चेंज इन एंथैल्पी जो है वो निगेटिव है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। कैसे होती हैं, एक्सोथर्मिक। एकदम बढ़िया डिटेल में बताया गया और फिर से बताया जाएगा कब, थर्मोडायनेमिक्स में। और अगर आपका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है। अब आगे हम बताएंगे आपको एक चीज़ और कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमको करवाना पड़ता है जबरदस्ती, हीट उठ देनी पड़ती है जबरदस्ती। तो एक्सोथर्मिक मतलब जो अपने आप हो जाए, वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ऐसा जैसे आपको हमको पढ़ाना पड़ता है तो हम आपको जबरदस्ती पकड़ के बैठाते थे, हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, अरे बेटा पढ़ लो, बराबर समझाना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि वो आप करना नहीं चाहते, और जब करना चाहते हो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सेम चीज़ वहाँ पे है। तो आप इसमें नोट कर लो, फिर हम आगे बात करें क्या बात कर रही हैं। नोट हो गया? चलो अब हम लोग इसमें आप नोट आप डाल दो, क्या डाल दो, नोट। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। नोट पॉइंट, तो पहला जो नोट पॉइंट होगा, नोट पॉइंट आपको बताया जा रहा है, और इन नोट पॉइंट्स को याद करिएगा, है ना। बाकी चीज़ें भूल जाओ चल जाएगा, पर नोट पॉइंट्स को याद करना है। मुझे जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है इनऑर्गेनिक के लिए, चाहे आप एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी। ठीक है, बस सवाल इधर उधर रहेंगे, भाई कॉन्सेप्ट तो वही है। तो आपके लिए क्या है कि पहला जो नोट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एनी न्यूट्रल एटम, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, डेल्टा ई जी एच, वो निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। यानी अगर आप किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो वो जो होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी वो अपने आप हो जाएगा। क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस क्या है, तो है ना एक्सेप्शंस, क्यों होंगे वो भी समझा देंगे। एक्सेप्शंस है इसमें कि बट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब एन लिख रहा हूँ, ठीक है, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कौन कौन से होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, वही वाला है। तो आगे लिख देना, एंड नोबल गैसेस, एंड नोबल गैसेस। तो क्या लिख बोला कि बट फॉर नाइट्रोजन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड नोबल गैसेस, जो डेल्टा ई जी एच होता है वो होता है पॉजिटिव। यानी ये वाली प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। ये इलेक्ट्रॉन खाना ही नहीं चाहते, इनको आप इलेक्ट्रॉन देने जाओगे मना करेंगे, भैया हम नहीं जाएंगे, है ना। मतलब ये वो लोग हैं जिनको जो आपको बुलाने नहीं चाहते हैं, इनकी बुलाने की नीयत है ही नहीं, एकदम जीरो है। तो इनको लिखते हैं कि इनका जो ई ए होगा वो 0 होता है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। कभी क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब 0 टिक करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस 0, काम खत्म। ठीक है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड वो होते हैं ज़्यादा स्टेबल। क्या होते हैं हाफ फील्ड, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। भाई उन हाफ फील्ड के पास क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और सारे जो एटम है वो स्टेबिलिटी के लिए तो पगलाने गए हैं ना, सारे जो एटम हैं वो स्टेबिलिटी के लिए पगलाए हुए हैं, बस स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ध्यान सुना, लिखने रहा हूँ, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए और N माइनस बना दिए, तो अब ये हो गया पार्शियली फिल्ड। क्या हो गया? पार्शियली फिल्ड। और जो पार्शियली फिल्ड होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं होती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये यहाँ पे जाना नहीं चाहते, इसलिए इलेक्ट्रॉन खाने नहीं चाहते, और हम जबरदस्ती देंगे तो भैया अगर कोई जबरदस्ती करता है तो इंडो हो जाता है, जबरदस्ती वाला हमेशा इंडो होता है। ठीक है, वही सेम लॉजिक इसमें है, वही सेम लॉजिक इसमें है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैसे? देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल में होता हरदम था, पर हम बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। तो भाई यहाँ पे ये फुलफिल्ड है कि नहीं है? भाई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गए नहीं ना 2p6 में, भैया 2p0 तो माफ करो 2p6 में 2p में इलेक्ट्रॉन गए नहीं, तो भैया इसका अगर आप देखो तो ये ऐसा फुलफिल्ड है और ये ऐसे फुलफिल्ड है, बात खत्म। तो ये अपनी एनर्जी ले क्यों? मतलब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। रीजन कुछ और होगा, बुक्स लिखती नहीं, एक्सेप्शन लिख देते हैं, बात खत्म। क्या करें, हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया इसके एक्सेप्शंस क्या है। तो कोई भी न्यूट्रल एटम मिले, इनके अलावा मतलब नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इनके अलावा अगर कोई मिल जाए और आपका लिखा हो, चलो मैं बताता हूँ, इतना नोट कर लो पहले। नोट हो गया? चलो, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपको, जैसे समझाते, रुको बस 1 मिनट का टाइम, तो बस मिटा लो फटाफट, है ना। मिटाता था और मिटा के आता था तो बड़ा अजीब लगता था अचानक से ना। मैंने वीडियो देखी थी अपनी, तो फिर मैंने सोचा भाई एक काम करते हैं, मिटा के आते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, सारे के सारे गैसेस में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कमेंट मत करिएगा कि मतलब Ng लिखो, तो N हो गया। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ये N माइनस बनेगा। आपके पास Be है, आप उससे इलेक्ट्रॉन खिलाने गए तो Be माइनस बना। आपके पास नियॉन था, नियॉन को आप इलेक्ट्रॉन खिलाने गए तो Ne माइनस बना। तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये एंडो होंगी। कैसी होंगी? एंडोथर्मिक होंगी। यानी इन सब में जो डेल्टा H होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी बुलाने की नीयत ही नहीं है। रीज़न, भैया बुलाओगे तो फिर बेफालतू कंजूस आदमी है, खर्चा होगा, इसलिए बुलाते नहीं आपको। अच्छा, इनके अलावा जो लोग हैं वो बड़े दिलदार आदमी हैं, किसी को भी ले लो। देखो मैंने नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, फॉस्फोरस आ जाए पहले तो आपका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। भैया फॉस्फोरस को अगर इलेक्ट्रॉन दोगे और P माइनस बनेगा तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होती है। आपके पास आ जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोगे और O माइनस बनेगा तो ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। आपके पास सल्फर है, सल्फर को इलेक्ट्रॉन दो और ये प्रोसेस होती है S माइनस, तो ये एक्सोथर्मिक है। सोडियम है, आप सोडियम तक को इलेक्ट्रॉन दो तो ये भी क्या होता है? Na माइनस बनाते हैं, ये भी आपको क्या है? एक्सोथर्मिक। तो ये सारे के सारे क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं, एक्सो हैं। कैसे हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। यानी यहाँ पे डेल्टा H जो होगा वो निगेटिव होगा। अब कितना इनमें सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे ऑर्डर में। लेकिन अभी के लिए अगर इन दोनों पूछा जाए कौन इंडो है कौन एक्सो, तो आप बता लेना कि इनमें से ये प्रोसेस इंडो है और ये वाली एक्सो है। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। अगर आपके पास बुक है भाई खरीद लो, ठीक है, बुक खरीद लो, तो आप इसको नोट कर लो। चलो, जब कौन सी खरीदें? एन अवस्थी खरीद लो। तो भाई एन अवस्थी सब लोग रिकमेंड करते हैं, और गूगल करो कि बेस्ट बुक फॉर मेंस एंड एडवांस नीट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर एन अवस्थी और मतलब 2-3 और आती हैं, वो खरीद लो। जो भी है आप खरीद लो, या मॉड्यूल ही खरीद लो, आपका जो भी मॉड्यूल है, या बुक आप करो। तो दूसरा जो नोट पॉइंट है वो ये है कि फॉर केटाइंस, है ना, फॉर केटाइंस, कोई भी केटाइन हो, केटाइन मतलब ये पॉजिटिव वाला, जैसे आपके पास केटाइन मतलब क्या होता है? केटाइंस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, भाई किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने पहले बोला था कि चार्ज को आप क्या मानो? परेशानी मानो। जैसे मान लो आपके पास M+ है, M+ से आपने पूछा बेटा इलेक्ट्रॉन खाएगा, वो तो तैयार है, क्योंकि भाई उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन खाते ही चार्ज खत्म, तो वो क्या बनेगा? M बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑलवेज क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो फॉर केटाइंस जो होता है, जो डेल्टा EgH होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। यानी ये जो प्रोसेस है ऑलवेज क्या होती है? एक्सो होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, कुछ भी आ जाए, चाहे आपके पास एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो कि अगर आपके पास N+ ही क्यों ना आ जाए, आपके पास Na+ ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, वो सब के सब अगर आप इनसे पूछोगे बेटा इलेक्ट्रॉन खाओगे तो ये सब बोलेंगे हम हाँ खाएंगे, और N बनाएंगे, ये Na बनाएगा। अब इसमें अब आगे लॉजिक में ढूंढना क्यों ऐसा हो रहा है। भाई Ne+ तक बना रहा है, इलेक्ट्रॉन खाएगा और Na बन जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना लॉजिक घुसेड़ दोगे,
क्या लॉजिक है कि देखो Na+ है, ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज हो गई है, इसका जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन बन गया है। भाई चार्ज है, अगर ऐसा हो रहा होता Na+ स्टेबल हो जाता 10 इलेक्ट्रॉन रख के, तो बॉन्ड क्यों बनाता, बाद में बात करते हैं। पर अगर आप पूछ रहे हो कि Na+ जो है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है, स्टेबल कन्फिग्रेशन जो है वो अटेन कर चुका है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर इसने बंदे ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली है तो बॉन्ड क्यों बना रहा है। ठीक है, तो ये भी जो ये प्रोसेस लिखी है ये सारी की सारी एक्सो होंगी। बस क्या लिखा है कि फॉर कीटायंस ये जो प्रोसेस है ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। तो साथ में नोट करो, फिर मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगा। चलो नोट कर लिए होगे ना। अगला जो है तीसरा पॉइंट, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें ना, बस वही पहला एक्सेप्शन था। तो फॉर एनायंस है ना, फॉर एनायंस जो आपका होता है, एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले। एनायंस जो होते हैं अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, चाहे आपके पास कोई भी हो, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। ऑलवेज क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि उनका जो डेल्टा Heg होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल में आपके पास कोई सा भी कटायन हो, अगर आपने O- किया है और O- से दोबारा इलेक्ट्रॉन पूछे भैया खाओगे, तो वो बोलेगा नहीं खाना, पेट भर गया है। हाँ वही है। अब आएंगे ना, इसके ऊपर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये वाला जो है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके ऊपर मतलब 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, पर आप एक बार एक्सप्लेनेशन को ढंग से सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, अगला है आपके पास N- आया और दोबारा इलेक्ट्रॉन खाने के, पहले तो N- था वो हमेशा एंडो था, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो भी एंडो ही हो जाएगा। आपके पास आ गया P-, इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो वो क्या होगा, P2-। ये जो सारी की सारी प्रोसेस लिखी हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी हैं, एंडो है। अब इसमें भी वही लॉजिक पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि भैया O- से O2- बनने पे जो O2- होता है इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो फुलफिल्ड है, या स्टेबल कन्फिग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है। और फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन अटेन करने के बावजूद भी ये प्रोसेस एंडो क्यों है। जैसे Cl वाले केस में हम लोग समझा देते हैं कि Cl है, इलेक्ट्रॉन खाएगा और ये हो जाएगा Cl-, और ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भैया Cl एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। तो हमेशा स्टेबल कन्फिग्रेशन के बेस पे एक्सप्लेनेशन देना गलत है। ठीक है, हम पहले तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, और केमिस्ट्री की जब वर्ड में ही मिस्ट्री, तो कहीं इसमें पीछे पड़े हुई है, मिस्ट्री है ना पहले से ही। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन तो कर लिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस बेसिस पे आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, यानी आपको उनसे बोलते हैं ना गाँव में, चूरन दे दिया या लॉलीपॉप दे दिया। तो यहाँ पे तो आपको स्टेबल कन्फिग्रेशन के बेसिस पे आपको चूरन तो दे दिया, पर यहाँ पे क्यों नहीं दे पाए भैया, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। केमिस्ट्री या कोई भी चीज़ होती है जो साइंस पढ़ रहे हो, इसमें चीज़ों को देखा जा रहा है और फिर आपके सामने थ्योरी पेश की जा रही है। भाई न्यूटन फिजिक्स पे चले जाओ, न्यूटन ने पहले सेब देखा गिर रहा है, तो इन्होंने देखा फिर सोचा ना, तो हम लोग देखते हैं फिर बताते हैं, थ्योरी देते हैं कि क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो अगला इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐड करना मुश्किल है। मतलब क्यों N- से N2- बनाना मुश्किल है, रीज़न ये है कि जब आप N- बना लेते हो तो अब जो है वो जेड इफेक्टिव कम हो गया है। बस जेड इफेक्टिव अभी पढ़ने वाले हैं, और जब जेड इफेक्टिव कम हो गया है भाई, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया एक्स्ट्रा वाला, ये नेगेटिव वाला, और अब जब पहले जो जेड इफेक्टिव था अब कम हो गया, तो अब इस जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर रिपल्शन मिलेगा, और अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब वो डोमिनेट कर रहा है, क्या पहले नहीं कर रहा था, पहले भी कर रहा था, होगा, पर नहीं मिला तो हमने ये थ्योरी दे दी। तो थ्योरीज हैं, क्यों बेफालतू घुसे पड़े हो। तो फुलफिल्ड होता है, पर फुलफिल्ड होने के बावजूद भी ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है। रीजन आप क्या लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो डोमिनेट कर जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉली एनायंस का, या पॉली नेगेटिव आयंस का। पॉली एनायंस का होता है, तो अगर आप बात करो फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयंस, या क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले फोर्थ पॉइंट की, वो है आपका फॉर्मेशन
ऑफ पॉली नेगेटिव आयंस। तो अभी पढ़ के आ रहे हो भैया, एक से ज्यादा माइनस वाला बनाना वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एंडो होगा। तो एंडो एक्सो करना आप पहचान लोगे ना, ठीक है। इसी में हम आगे बात करते हैं जो अगला पॉइंट है। ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग पहले बात करते हैं, मान लो कि आपके पास कोई एलिमेंट है एक्स। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर आपको यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मान लीजिए क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब इलेक्ट्रॉन निकालना वो बताओ कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसके ऊपर आएगा प्लस और ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये कौन सी प्रोसेस है, ये है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आप आयोनाइज कर रहे हो। और ये प्रोसेस आप पढ़ लेते हो कि जनरली इलेक्ट्रॉन निकालना वो एंडो हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस देखी गई एंडो है, कैसी है, एंडो है। और मान लीजिए इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकालने में आपने काम किया 50 जूल का, या 50 मान लो, ठीक है, 50 का काम किया, मतलब वो जो प्लस 50 वो जो भी है। और अगर मैं इसी प्रोसेस को उल्टा करके लिख दूं कि भैया आपके पास एक्स प्लस था, अब आप उससे पूछने का भैया इलेक्ट्रॉन खाओगे, तो अब इलेक्ट्रॉन खा के वो एक्स बन गया, तो ये प्रोसेस क्या होगी, एक्सो होगी। कैसे बोल रहा हूँ, ये क्या है आपका, केटायन है कि एनायन है, केटायन है कि एनायन है, केटायन है, ठीक है। तो जो केटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और अभी आप पढ़ के रहे हो कि केटायंस को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो हमेशा क्या होता है, एक्सो होता है। भाई ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो वो हमेशा एक्सो होगा। तो ये जो प्रोसेस है क्या है, एक्सो है। तो अब देखा गया यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही थी वो माइनस में 50 था, मतलब जितनी एनर्जी इसमें प्लस में थी उतनी माइनस में थी। तो मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, वो लाइन क्या है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आयोनाइजेशन किसकी है, तो यहाँ पे ये जो आयोनाइजेशन है वो एक्स की है। तो आयोनाइजेशन ऑफ एक्स जो है उसका मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड, फिजिक्स पढ़ चुके हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। मैग्नीट्यूड मतलब ये प्लस माइनस छोड़ दो, ये जो नंबर होते हैं उनकी बात हो रही है, वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ई ए ऑफ, मतलब तो एक्स लिखूँ कि एक्स प्लस लिखूँ, एक्स लिखूँ कि एक्स प्लस लिखूँ, एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी डिफाइंड है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी डिफाइंड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी डिफाइंड है। तो ये समझ आया कि नहीं आया कि आई ई ऑफ एक्स बराबर होगा ई ए ऑफ एक्स प्लस का। और ये क्या है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन ई ए एंड आई ई, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो फटाफट। तो इसके कुछ एग्जांपल कर दिखा देता हूँ कि क्या एग्जांपल है। तो इसका पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं सस्ता वाला, फिर आपको दिखाते हैं कि ये मान लो क्लोरीन है, और क्लोरीन से आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो निकालना, ये वाला प्रोसेस लिख देते हैं कि अगर आप मान लो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की, और Cl माइनस बनेगा। और ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, एक्सो है, कैसी है, एक्सो है। अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ कि Cl माइनस को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, सॉरी वही दोबारा लिख दिया, Cl माइनस से आप इलेक्ट्रॉन दोबारा निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, Cl माइनस से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ये एंडो हो जाती है। ये क्या है आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी है, समझे, नहीं समझे, क्या हो गया, नहीं समझ आया भैया। अगर आप Cl को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो एक्सो होता है कि नहीं होता, हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, पढ़ क्या, न्यूट्रल एटम है। और ये प्रोसेस है। अगर इसी का जस्ट उल्टा में लिखूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl वो बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अगला, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान से सुनना, मतलब वहाँ पे सोच लो कि भैया सर निगेटिव चार्ज है, चार्ज मतलब परेशानी, भाई सामने दिख रहा है ना, अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया, रिलेशन है दोनों में अलग अलग। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसी में Cl था और Cl से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो Cl प्लस हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील आएगा, ये क्या है, यह प्रोसेस एंडो है, कैसी है, एंडो है।
अब Cl+ बन गया, आप उससे गए पूछने भैया इलेक्ट्रॉन खाओगे, तो ये आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई और Cl+ इलेक्ट्रॉन खा गए, क्या बन गया, Cl बन गया। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंडो हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो Cl है वो बराबर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl+ की। ये पहला था एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए आप N था, N से आप पूछे इलेक्ट्रॉन खाएगा और N- बनाएगा, तो ये प्रोसेस अभी पढ़ के आ रहा हो, ये एंडो है। कैसी है, एंडो है। आप N- के पास गए, इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए। कैसे क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो हो गया कि आपका N बना और प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये आपका होगा एक्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या था, ये था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। तो लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ N वो बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N- के। समझ आया कि नहीं आया? तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब हम लोग आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और आई होप मैं आपको समझाने में एकदम सक्षम रहा हूँ, समर्थ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।